आज हम शुरू कर रहे हैं अपना डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी में। ये जो चैप्टर है ये आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 7 चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। सो इट्स अ सेंट्रलाइज्ड थीम इन बायोलॉजी। सो हम ये कहते हैं द ग्रेट यूनिफाइंग थीम इन बायोलॉजी इज एक्चुअली इवोल्यूशन। लेकिन इवोल्यूशन पे चर्चा करने से पहले आपकी एनसीईआरटी की सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 7.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं, ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसमें 7.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ पर हम बात करेंगे। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे सामने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अर्थ पे पहली लाइफ आई कैसे, What was the origin of life, इसकी शुरुआत कैसे हुई। और दूसरा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो इमेंस डाइवर्सिटी है, ये लाइफ जो है इतनी डाइवर्सिटी मैं इसकी किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो एक बिविल्डरिंग जो एस्टॉनिशिंग डाइवर्सिटी है उसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये दो बहुत मोटे क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, जिसमें से पहला मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस वीडियो में। ओरिजिन ऑफ लाइफ पर हम दो वीडियोस करेंगे, ये पहला वीडियो है। अब देखिए, इस टॉपिक के बारे में शुरू में ही एक बात समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये टॉपिक एक तरह का मेटाफिजिकल टॉपिक है। सो मेटाफिजिकल टॉपिक वो है जिसके बारे में आप पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते, आप एक बेस्ट हाइपोथेसिस देते हैं, उसमें जितनी भी आपके पास में एविडेंसेस होंगी उनको आप कलेक्ट करके उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा एक गहन आप उसका अध्ययन करेंगे और फिर एक बेस्ट आप उस पर पहुंचेंगे हाइपोथेसिस पर कि येस मोस्ट लाइकली ये ऐसा ही हुआ होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले केवल एक बार हुई। सो ये इवेंट कई बिलियन साल पहले केवल एक बार हुआ, दोबारा नहीं होगा। और जिस टाइम ये इवेंट हुआ तो इवेंट का नाम समझिए ओरिजिन ऑफ लाइफ है। इसका मतलब उस टाइम इसे देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये खुद लाइफ की क्या है, ओरिजिन है। तो आप समझ सकते हैं इस इवेंट को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विटनेस नहीं कर पाएगा। आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप बैक ऑफ द टाइम बैक इन टाइम जाकर के, इतना बैक जाकर के पक्के तौर पे कह सके कि ऐसा ही हुआ होगा। सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस टॉपिक, जो मैं आपसे शब्द कह रहा हूं कि ये मेटाफिजिकल है। इसीलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस है। सो बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशंस को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। बहुत से लोगों ने ये बताया कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, और एज अ साइंटिस्ट हमारा काम ये होगा कि हम हर थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश करें जितना संभव हो सके, ताकि हम एक इस नतीजे पर पहुंचें कि वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस कौन सा हो सकता है, जिसके सबसे ज़्यादा ये होने की उम्मीद है कि इसी तरह से लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द इंटरेस्टिंग डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक राइट एट द बिगनिंग। सो चलिए कुछ थ्योरीज के बारे में देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने कहा कि लाइफ ओरिजिनेट हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे एक थ्योरी के बारे में, इसे हम कहते हैं स्पेशल क्रिएशन। सो ये सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं, और इन लाइंस को समझने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस एक तरह से टच करेंगे इनको और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स थी और कहना क्या चाह रहे थे। तो स्पेशल क्रिएशन को हम डिवाइन क्रिएशन भी कहते हैं। सो इस थ्योरी के हिसाब से जो इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि लाइफ जो है वो गॉड ने बनाई। सो इट वॉज एक्चुअली क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड क्या है, एक ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट सुपर बीइंग है, जिन्होंने अपनी पुअर इमिटेशंस में लाइफ क्रिएट करी एक ही दिन में। सो एक सिंगल डे में अपनी पुअर इमिटेशंस उन्होंने क्या की, एक क्रिएट की, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो है उस दिन बने और ये गॉड ने बनाए। इसको आपने क्या कहा, स्पेशल क्रिएशन और डिवाइन क्रिएशन। देखिए,
एज अ साइंटिस्ट आप जब किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे या डिसप्रूव करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी रियल्म ऑफ साइंस से बाहर है, रिलीजियस फेथ के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव या डिसप्रूव कर सके। सो हम ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग आज भी प्रेजेंट वर्ल्ड में इस पर्टिकुलर थ्योरी को बिलीव करते हैं, मानते हैं कि यस, गॉड ने क्या बनाई होगी, लाइफ बनाई होगी। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सो हमने ये कहा कि केवल एक ही दिन में ऑल लाइफ फॉर्म्स वर फॉर्म्ड, ऑल लाइफ फॉर्म्स। सो सारी की सारी लाइफ जो आप देखते हैं वो सब एक ही दिन बन गई। अब हमारे लिए इस चीज को समझना थोड़ा सा अलग है। लाइफ में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हम जानते हैं। शुरू में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद में इवॉल्व हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से सब कुछ एक ही दिन में बना। एक तो ये प्रॉब्लम हमें लग रही है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि ये जो लाइफ है ये इम्यूटेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जैसी बनी वैसी ही आज तक चली आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब यहां पर हम नकार रहे हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा है नेचुरल सिलेक्शन को भी, और हम नकार रहे हैं इवोल्यूशन को भी। हमने ये कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बने वैसे ही आज तक परसिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इम्यूटेबल है। सो ये एक और प्रॉब्लम हमें इस थ्योरी के अंदर है। तीसरी चीज ये इन्होंने ये कहा कि अगर लाइफ जैसी बनी वैसी ही आज तक चली आ रही है तो इसका मतलब हमेशा से अपने एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली क्या थी, एडेप्टेड थी, और इसका मतलब कोई एडेप्टेशंस डेवलप ही नहीं हुए। सो हमें तीसरी प्रॉब्लम ये है इसमें, हमने ये कहा कि व्हाट अबाउट द एडेप्टेशंस, ये जो एडेप्टेशंस हैं इनके बारे में क्या। सो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एक छोटा सा यहां पर रेफरेंस दिया स्पेशल क्रिएशन का, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एज अ साइंटिस्ट आपको इसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं। एक और प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों ने ये कहा, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी सेड कि अर्थ बहुत पुरानी नहीं है, इट इज ओनली फ्यू थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। सो करीब 4-5 हजार साल पुरानी जो है वो अर्थ है, और अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, अर्थ इज मच 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 मोर ओल्डर। सो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये भी एक थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, क्योंकि हम इसे साइंटिफिकली प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते, हमारे पास एविडेंसेस बहुत हैं इसके अगेंस्ट, पर ये फेथ भी है इसमें इन्वॉल्व। बहुत से लोग इसे मानते हैं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हो सकता है कि वर्ल्ड में अगर हम एक पोल करें तो ज्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इस बात में जरूर बिलीव करते होंगे कि गॉड ने लाइफ बनाई। खैर, मुझे उम्मीद है हमें एक चीज समझ में आ गई जब आपकी एनसीईआरटी स्पेशल क्रिएशन और डिवाइन क्रिएशन की बात करती है, तो अब हम इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा देखिए, जो दूसरी थ्योरी है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ये है कि इन लोगों ने ये कहा कि लाइफ नॉन लिविंग चीजों से बन सकती है। नॉन लिविंग चीजों में कोई चीज है जिसकी वजह से क्या बन सकती है, लाइफ बन सकती है, और बनती है और बनती रहती है। ये कहा स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने। इसे आप कहेंगे एबायोजेनेसिस। इसका मतलब लाइफ जो है किससे बनी, नॉन लिविंग मैटर से बनी। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये समझिए कि इस टाइम पर साइंस अपनी बड़ी इन्फेंसी में थी। शुरू में साइंस के बारे में ज्यादा डेवलप नहीं थी, माइक्रोस्कोपी जैसी चीज नहीं थी, माइक्रोब्स वर्ड के बारे में हमें पता नहीं था। लोगों ने ये देखा कि जो मीट है अगर उसको छोड़ दिया जाए एनवायरनमेंट में तो उसमें कुछ मैगट्स अपीयर हो जाते हैं, उसमें कुछ मैगट्स अपीयर हो जाते हैं। लोगों ने देखा उस पर फ्लाईज बैठती हैं, लेकिन वो एग उनको दिखाई नहीं दिया जो फ्लाई जो है वो एग ले करती होगी मीट में। और फिर आप जानते हैं किस तरह से मेटामॉर्फोसिस होता है कि मैगट्स किसे कहा जाता है, लार्वा प्यूपा किसे कहा जाता है, इस तरह के इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में। लेकिन जब ये पता नहीं था तो लोगों ने ये कहा कि शायद इस मीट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से क्या बन गई, लाइफ बन गई। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये इस तरह की बिलीफ थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि उस टाइम पर माइक्रोस्कोपी वगैरह चीजें, साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी।
इस थ्योरी को, अब उस साइंटिस्ट के हाथ में एक थ्योरी आ गई जिसे वो या तो प्रूव कर सकते हैं या डिस्प्रूव कर सकते हैं। अगर लिविंग मैटर में कोई चीज ऐसी है जिससे लाइफ बन सकती है और आज भी बन सकती है, तो हम इसको लैब में बना करके देख सकते हैं। इस चीजों को, वो सारी कंडीशंस जो लोग कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए चाहिए, वो प्रोवाइड करके देख सकते हैं कि लाइफ अराइज होती है कि नहीं होती है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट थे वैन हेलमोंट, जब कभी आपको टाइम मिले तो जरूर इनके बारे में पढ़िएगा। वैन हेलमोंट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे ह्यूमन शर्ट दे दें जो धुली भी ना हो, उसमें स्वेट होना चाहिए जो एक्टिव प्रिंसिपल है, और कुछ ग्रेन्स दे दें, और मैं जो है कपबोर्ड में एक अपने एक डार्क एरिया में, अपने स्टोर जैसे एरिया में, वहाँ पर इससे रैट को क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप हंस सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट Van Helmont actually said, and he was believer in the spontaneous generation। लेकिन साइंटिस्ट्स को ये बात समझ नहीं आई, और इस टाइम तक माइक्रोस्कोपी भी डेवलप होनी शुरू हुई, माइक्रोब वर्ड के बारे में भी लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव करने के लिए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय फ्रांसिस्को रेड्डी। सो फ्रांसिस्को रेड्डी ने इसको डिस्प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क के अंदर वो सारी चीज़ें रख दी जिनके हिसाब से मीट रख दिया, कुछ फिश रख दिया जिसके हिसाब से क्या बन सकती है, लाइफ बन सकती है। दिस इज़ नाउ वेरी इजी। और उसके बाद में इन्होंने इस फ्लास्क को ओपन छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इट वॉज कम्युनिकेटिंग विद द एनवायरनमेंट, और इसमें फ्लाइज आ जा पा रही थी। सो यहाँ पर फ्लाइज क्या थी, आराम से आ जा पा रही थी। उन्होंने दूसरा एक और फ्लास्क लिया, बिल्कुल सिमिलर एक अपरेटस लिया, उसमें सिमिलर कंटेंट लिए, और इसके सरफेस को, इसके जो नेक है उसको बंद कर दिया उन्होंने विद अ गॉज। सो एक गॉज से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। गॉज आप समझ सकते हैं, इस तरह की जाली लाइक चीज को क्या कहेंगे, गॉज कहेंगे। इससे फायदा ये है कि एयर अंदर जा आ सकती है, और यहां पर फ्लाइज अंदर नहीं घुस पा रही थी, लेकिन इसके ऊपर जरूर बैठ पा रही थी। और तीसरा उन्होंने काम ये किया कि इसको एक पार्चमेंट से ही बंद कर दिया। सो इसको बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिया, और हमने कहा कि पार्चमेंट से इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब उन्होंने देखा ये कि जब कुछ दिनों तक इसको छोड़ दिया तो यहां पर तो वो मैगट्स अपीयर हो गए। सो यहां पर तो मैगट्स क्या हो गए, अपीयर हो गए। बड़ी आसान बात है, आप समझ सकते हैं। फ्लाइज अंदर जा रही थी, उन्होंने एग ले किया और वो फिर एग डेवलप हुए इनटू मैगट्स। बिल्कुल क्लियर, आप समझ गए। लेकिन यहां पर मैगट्स अपीयर यहां नहीं हुए। सो मैगट्स जो है वो कोई भी मैगट्स यहां अपीयर नहीं हुआ, लेकिन यहां पर मैगट्स अपीयर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आकर के फ्लाइज क्योंकि अंदर नहीं जा पाई इस जाली के, और उन्होंने यहीं पर एग ले कर दिया, यहां पर मैगट्स डेवलप हुए, लेकिन ये ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए, और यहां पर कुछ नहीं हुआ। सो यहां से हमें ये समझ में आया कि लाइफ कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डन बाय फ्रांसिस्को रेड्डी। इसको थोड़ा सा बेहतर किया स्प्लांजानी ने। उन्होंने जो मीट का ब्रॉथ लिया उसे प्री हीट कर लिया, और हीटिंग से उन्होंने कहा कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसको मैंने किल कर दिया। और फिर इस तरह के सेटअप में ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया तो उन्होंने देखा कि केवल उस जगह जब वो फ्लास्क को खुला छोड़ रहे थे और फ्लाइज बड़ी आसानी से अंदर आ जा रही थी, वहीं पर ही मैगट्स जैसी चीजें अपीयर हुई। लेकिन जहां पर भी इस तरह का पार्टीशन था, जहां पर फ्लाइज अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी, वहां पर मैगट्स अपीयर नहीं हो रहे थे। मतलब बड़ा साफ था कि लाइफ जो है वो कहीं नॉन लिविंग चीज से नहीं आ रही है। ये जो लाइफ अंदर जा रही है इसी की वजह से कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से नई लाइफ फॉर्म्स बन रही हैं। फिर कंक्लूसिवली इसको डिस्प्रूव किया। सो देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूसिवली किसने डिस्प्रूव किया। सो कंक्लूसिवली डिस्प्रूव किया लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट, आपने जरूर पढ़ा होगा। एक फ्लास्क लिया उन्होंने, और इस फ्लास्क की एक स्वान नेक की शेप की नेक थी।
सो देखिए स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने वही मीट ब्रॉथ लिया, उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो जैसे ही पानी हीट हुआ होगा तो यहाँ पर कंडेंस होने की वजह से पानी क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा और ये ट्रैप बनेगा और इसकी वजह से बाहर से कोई लाइफ फॉर्म अंदर नहीं आ सकती है लेकिन एयर आ सकती है। और फिर वही हुआ कि जब उन्होंने ये देखा कि जब भी वो इस नेक को हटा दे रहे थे, मान लीजिए एक फ्लास्क को तो उन्होंने ऐसे रखा, दूसरे फ्लास्क में से उन्होंने क्या हटा दिए, ये नेक को हटा दिया। सपोज करिए मैं कुछ इस तरह से इस नेक को काट करके हटा लेता हूं, तो यहां पर अब वो फ्लाइज का अंदर आना जाना शुरू हो गया और उन्होंने देखा कि उस टाइम पर मैगट्स अपीयर हो गए और कंक्लूसिवली लुईस पास्चर ने डिस्प्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। तो मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी जो मेंशन कर रही है ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है कि इसको किस तरह से डिस्प्रूव किया गया, ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा सा रेफरेंस आपको दिया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं से फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई यहां पर कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप को रिलेट करें सेल थ्योरी से तो करीब करीब इसी टाइम पर एक और एफोरिज्म सेल थ्योरी में भी ऐड होगा जिसे हम कहते हैं ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब यह है कि सेल्स जो है वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सो यहां से आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली जो क्लासिकल बायोलॉजी है वो उसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। कायदे में जो मॉडर्न बायोलॉजी है यहां से शुरुआत हुई और लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी और उन्होंने कहा कि कोई ये जो बीमारी हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारी किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही है, इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है, इसमें कोई बैक्टीरिया है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से हम जानते हैं, वो अंदर एंटर किया है बॉडी में और उसने इस आदमी को इन्फेक्ट किया है जिसकी वजह से इसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ। जब हमें यह पता लगना शुरू हो गया कि कॉज ये है, तब आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत और करें तो हमें यह और पता चलेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सो आप समझ रहे होंगे कि मैं कितना पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूं, लुईस पास्चर का स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने कंक्लूसिवली डिस्प्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। अब इसे कोई नहीं मानता। सो दिस abiogenesis nobody believes, it has been conclusively disproved. This is a great victory for the modern science. I hope this thing is now absolutely clear. अब देखिए, जब मैं डिवाइन क्रिएशन की बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा कि उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लाइफ जो बनी वो वैसी की वैसी ही आज तक चली आई, इम्यूटेबल फॉर्म थी, पुअर इमिटेशंस थी गॉड की और इम्यूटेबल फॉर्म्स में आज तक चली आ गई। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि हमें तो फॉसिल एविडेंस से बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कुछ स्पीसीज अलग अलग टाइम पर क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है, हमारे पास में फॉसिल एविडेंस है। आप जानते हैं फॉसिल किसे कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस है जो हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सो एक और थ्योरी आई, थोड़ा सा देखिए इसको डिवाइन क्रिएशन के साथ ही देखिएगा। इन्होंने एक और थ्योरी दी, इसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिज्म। सो एक और थ्योरी जिससे हमने कहा कैटास्ट्रोफिज्म, उन्होंने ये कहा कि एक बार लाइफ बन गई बिल्कुल जिसे कहते हैं पुअर इमिटेशन में और इम्यूटेबल फॉर्म में चलती चली गई लाइफ, और कोई ज्योग्राफिकल कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस हुई, कैटास्ट्रॉफी आई जिसकी वजह से सब गायब हो गया और उसके बाद में दोबारा वो इवेंट हुआ और उसके बाद में नई लाइफ फॉर्म्स आ गई। सो फिर कोई कैटास्ट्रॉफी हुई, उसके बाद में जो पुराना था वो सब गायब हो गया और फिर एक नई तरह की लाइफ फॉर्म्स बनी। ये क्या है, कैटास्ट्रॉफिज्म। अगेन वी हैव प्लेंटी ऑफ एविडेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। हमारे पास बहुत फॉसिल एविडेंसेस हैं जहां पर हमने ग्रेजुअल डिसेंट विद मॉडिफिकेशन देखा है। यस, कुछ जगह पर आपको सडन अपीयरेंस जरूर दिखाई देगी कुछ स्पीसीज की, लेकिन वो कोई नॉर्म नहीं है। ज्यादातर केसेस में आप ग्रेजुअल डिसेंट विद मॉडिफिकेशन देखेंगे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो तीसरी थ्योरी कौन सी थी, कैटास्ट्रॉफिज्म थी। एक और थ्योरी थी, तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा कि लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट ही नहीं हुई।
सो ये क्वेश्चन ही गलत है कि लाइफ अर्थ पे कैसे ओरिजिनेट हुई, ये ओरिजिनेट अर्थ पे हुई ही नहीं। और इसको इन्होंने कहा कॉस्मोजोन थ्योरी या कॉस्मोजोइक या कॉस्मोजोन थ्योरी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैनस्पर्मिया। ये शब्द भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसका मतलब ये है कि लाइफ कहीं बाहर से अर्थ में आई है और अपने माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में इसे उन्होंने स्पोर या स्पर्म कहा। सो इन्होंने कहा स्पोर और स्पर्म मतलब उसकी कोई माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में लाइफ जहां से आई है वहां के रॉक्स में एम्बेड हो गई और ये रॉक्स जैसे मीटियोर्स आते हैं आकर के अर्थ के सरफेस पर टकराए, इन्होंने लाइफ को कैरी किया जहां पर वो थी, वहां से इन स्पोर्स को और स्पर्म्स को कैरी किया, अर्थ तक ट्रांसफर किया, अर्थ के सरफेस को इंप्रेग्नेट किया लाइफ से। और क्योंकि यहां पर जो कंडीशंस थी वो बहुत कंड्यूसिव थी लाइफ के लिए, इसीलिए लाइफ ना केवल यहां एस्टैब्लिश हो गई बल्कि यहां पर फ्लरिश भी बहुत ज्यादा करा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्मोजोन। बहुत लोग इसको मानते हैं। आर्यनियस वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। लेकिन देखिए हमारे को इसमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है, एक तो जो हमारी जानकारी है, जितना अब हमें पता चलता जा रहा है अपने आसपास के वर्ड्स के बारे में, हमें कहीं अभी तक लाइफ मिली नहीं है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लाइफ इस पूरे रगेड टेरेन में, ये 1-2 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, 10, 20, 50, 10, 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर की बात नहीं हो रही है। इट इज ऑब्वियसली अ ह्यूज डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर, रास्ता बहुत ज्यादा रगेड है। और ये जो लाइफ जो की बात कर रहे हैं कि वहां से यहां तक आ गई और रास्ते में बच गई, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। यूएफओ लोग देखने वाले कहते हैं जी अगर यूएफओ हो सकता है तो लाइफ भी बाहर हो सकती है। आप अगर मान लीजिए जुपिटर तक गए हैं तो जरा सैटर्न तक देख लीजिए, इस वाली गैलेक्सी तक गए हैं तो अगली गैलेक्सी तक देख लीजिए। सो दिस कैन कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। यस, स्टिल सम पीपल बिलीव इन इट, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते कि इस पूरे रगेड टेरेन में ये लाइफ बच जाए, अर्थ तक पहुंच जाए और यहां आकर के इतनी आसानी से पहुंच जाए। दिस इज व्हाई वी डू नॉट बिलीव इन दिस थ्योरी एज वेल। एक और थ्योरी थी, इन्होंने एक और कमाल की बात ये करी, इन्होंने ये कहा कि ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है कि लाइफ ओरिजिनेट कब हुई। लाइफ हमेशा से थी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इट वाज ऑलवेज प्रेजेंट। सो जैसे उन्होंने कहा जी इट वाज को एग्जिस्टेंट विद मैटर, जब मैटर था तभी से क्या है लाइफ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, ये क्वेश्चन नहीं है। आप तो डाइवर्सिटी देखिए कैसे आई, ओरिजिन का मतलब नहीं है, इट वाज ऑलवेज प्रेजेंट। और इस थ्योरी को उन्होंने कहा स्टेडी स्टेट थ्योरी। सो इसको उन्होंने कहा स्टेडी स्टेट थ्योरी। और क्वेश्चन ये नहीं था कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, उन्होंने कहा कि ये हमेशा से ही प्रेजेंट थी। अगेन वी डू नॉट बिलीव इन दिस बिकॉज वी नो अ लॉट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द मैटर। अब हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे बिग बैंग के बारे में, अपने कुछ साथियों के साथ बैठ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। और अब हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती चली जा रही हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। हमें ये चीज़ें अच्छे से, अब थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आनी शुरू हुई हैं कि ये भी चीज़ नहीं थी। यस, लाइफ का एक एक्चुअली क्या था, ओरिजिन था। अर्थ की कुछ हज़ार साल पुरानी नहीं है, बहुत बहुत पुरानी है। और ए बायोजेनेसिस नहीं हुआ लेकिन प्राइमरी ए बायोजेनेसिस हुआ। अब जिस थ्योरी पर हम जा रहे हैं, थ्योरी नंबर 6, जो मैं पार्ट 2 में आपके साथ करूंगा, उसको ए बायोजेनेसिस ना कह करके प्राइमरी ए बायोजेनेसिस कहते हैं। ये बायोकेमिकल इवोल्यूशन, लाइफ का ओरिजिन बाय बायोकेमिकल इवोल्यूशन या प्राइमरी ए बायोजेनेसिस, इस हाइपोथेसिस को देने वाले ओपरिन रशिया के और जेबीएस हाल्डेन इंग्लैंड के थे। और ये वो हाइपोथेसिस है जिसके बारे में हमारे पास सबसे ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस है। और ये वो साइंटिफिक हाइपोथेसिस है जो साइंटिफिक वर्ड में सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो जब हम वापस आएंगे तो पार्ट 2 ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसी हाइपोथेसिस के बारे में आपसे बात करेंगे।